हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपका ये क्लास 10th है, लेक्चर हमारा 6 है। इसमें चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। क्लास 10th मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, लेक्चर 6 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इस पर हम बात कर रहे हैं आज। तो क्लास 9 में आपने पढ़ लिया हुआ, इससे रिलेटेड एक चैप्टर उसमें भी था, उसी के आगे का ये है। जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे, इसमें जो फर्स्ट आपका है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। क्लास 9th में ये आप पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो उसमें लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + b = 0। देखिए, वन वेरिएबल का मतलब ये हो गया ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल आपको केवल वन हो, है ना। उस पर क्लास 9th में हम लोगों ने बहुत सारी बात कर ली थी इस पर। अगर थोड़ा बहुत पढ़ना भी हो तो हमारे चैनल पे जाके 9th वाली वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से है उन्होंने। तो फिलहाल ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा इक्वेशन, लीनियर की बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर होना जैसे नहीं, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, ऐसे करके। तो लीनियर की बात कर रहे हैं आपसे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब हुआ बेटा ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री 1 हो, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + b = 0। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + b = 0 और या ax = c, एक ही बात है। ax + b = 0 या ax + c इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x। हम क्या कहना चाह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + b = 0 या ax + c, या ax = c, एक ही बात है भाई। इसको भी जवाब लाओगे, ax + ax = c लिखा हुआ है, तो अगर ax = c है तो ax - c = 0 भी तो हो गया। तो ये किसका फॉर्म आ गया, ये इसका फॉर्म आ गया, ax + b = 0 के फॉर्मेट में आ गया। ये ax - c = 0 है, बात एक ही है ना। तो वही आपसे ये बोल रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + b = 0 और ax = c इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x। इसमें कौन सा वेरिएबल है बेटा, x है, इसमें भी x है, तो आप इन वन वेरिएबल x कहेंगे। आप y में होता ay + b = 0, तो इन वन वेरिएबल y होता। az + b होता तो आप ये बोलते इन वन वेरिएबल z होता। तो जो वेरिएबल है उसका हम नाम दे देंगे। तो वो लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + b = 0 और ax = c इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा ये कंडीशन बहुत जरूरी है। वजह क्या है, ax + b = 0 हो गया, अगर इसमें a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये सारा का सारा टर्म 0 हो जाएगा, फिर आपके पास b = 0 हो जाएगा, फिर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं रहेगा। क्यों, वेरिएबल वाला जो हमारा पोर्शन था, जो टर्म था, वो हमारा 0 हो गया। तो उसके साथ कंडीशन क्या है, जो हमारे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे ax + b = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन ये अप्लाई है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड, और जहां वेयर a b c आर रियल नंबर्स। a b c क्या है, ये रियल नंबर। तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + b = 0 या ax = c, एक ही बात है, इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा, इसके लिए कंडीशन हमने आपसे ये कह दी, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन जैसे ये हो गया ax + b = 0 हो गया। कंडीशन ये लिखना बहुत मस्ट है, a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों, बट अगर ये 0 हो गया, a की वैल्यू 0 होगी तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, फिर b = 0 आ जाएगा, फिर इसमें वेरिएबल के है नहीं आपका, फिर इसमें वेरिएबल कहीं होगा ही नहीं आपका। तो फिर आप ये कहना भूल जाओगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल जब बेटा कहीं है नहीं तो वेरिएबल आएगा कहां से। तो फिलहाल इसका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax + b = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 हम उसमें बोल देंगे, वेयर a b c आर रियल नंबर्स हो गया ना। अब हम बेटा इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, इनके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। अब सॉल्यूशन इसका है क्या, जैसे ax + b है आपका = 0, ax = माइनस का b हो गया, x = -b/a हो गया, यही इसका सॉल्यूशन है, यही इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो हमने लिखा है a value of the given variable which satisfy the given linear equation is called its solution। जो उसकी a value, जो भी वैल्यू जो हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाले इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करे वही इसका सॉल्यूशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपका ये ले लिया x + 4 = 0 हो गया, x + 4 ये आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल।
क्यों है? क्योंकि इसमें जो हमारा वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पावर आपकी है 1 है, तो इसलिए आपका ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो x + 4 = 0 से आपका आ जाएगा x = -4, यही इसका सॉल्यूशन हो गया, यही इसका सॉल्यूशन हो गया। अगर हम आपसे फिर कहें, जैसे ये आपका लिखा है 2x = 5 है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी जो आपका था ax = c, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका हो गया 2x = 5 हो गया। इट मींस x बेटा 5/2 हो जाएगा, तो x = 5/2 इस 2x = 5 का एक सॉल्यूशन है। x = 5/2 होगा, वो 2x = 5 यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक सॉल्यूशन होगा, यही सॉल्यूशन हो गया। तो वही तो आपसे ये डेफिनेशन बोल रहे हैं, ए वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल, ए वैल्यू ऑफ द इसकी गिवन वेरिएबल व्हिच सैटिस्फाई द गिवन लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। जो इस हमारा जो इक्वेशन दिया गया होता है, इस वेरिएबल x की जो वैल्यू 5/2 आई, यही इसका सॉल्यूशन होगा। आगे जैसे हम फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल भी है, जैसे ये आपके पास ये लिखा है 2z + 9 = 0 है। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा 2z = -9, z = आ जाएगा -9/2। तो z की जो वैल्यू -9/2 आई है, वो z = -9/2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2z + 9 = 0, वही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे। इसके बाद हम थोड़े से आगे चल रहे हैं। अब जैसे ये लिखा हुआ है आपका, अगला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए लीनियर इक्वेशन लीनियर ही है, बट इन टू वेरिएबल, उसमें वेरिएबल आपके पास दो है। लीनियरी मतलब क्या है, इसमें जो x और y जो वेरिएबल होंगे उनकी डिग्री, उनकी मैक्सिमम पावर 1 होगी आपके पास, बट उसमें वेरिएबल आपके दो होंगे। तो वो इसमें लिखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मींस एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax + by + c = 0। देखिए ये डेफिनेशन है इसकी, एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax + by + c = 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्यों भैया? जैसे ये लिखा है आपके पास ax + by + c = 0, ये क्या था, ये by + c = 0 लिखा होता तो आप क्या लिखते, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल by। इसमें by एक ही तो वेरिएबल है ना, अगर हम इसके साथ में अगर हमने ऐड कर दिया ax, तो अब इसमें दो वेरिएबल हो गए, x भी हो गया y भी हो गया, इसलिए इसका नाम हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। है लीनियरी क्योंकि इसमें मैक्सिमम जब हम देखेंगे वेरिएबल की पावर x की, y की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है। तो एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax + by + c = 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। x एंड y में तो होगा ही है ये वाला ax + by + c = 0, ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल में है। लीनियर क्यों है? कि उसकी मैक्सिमम पावर 1 है। वेरिएबल है कौन कौन से, x और y है, वो इसमें लिखा है एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax + by + c = 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। अब वेयर, अब कंडीशन देखो, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, यहां से a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड, और यहां से b इज नॉट इक्वल टू 0। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा अब एक्चुअली पूछें ये abc है क्या, ये एंड abc आर रियल नंबर। ये हमारी डेफिनेशन हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax + by + c = 0 is called a linear equation in two variables x and y, where a is not equal to 0 and b is not equal to 0 and abc are real numbers. This is the definition of linear equation in two variable. अब हम इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखा है let ax + by + c = 0, let ax + by + c = 0 where a is not equal to, अब देखिए उसमें लिखा था ना where a is not equal to 0 and b is not equal to 0 and a b c are real numbers. V an equation in two variable x and y, बिल्कुल ठीक बात है। Then any pair of the values of x and y, अब सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये है, then any pair of the values of x and y which satisfy the given equation ax + by + c = 0 is called its solution। वो इसका सॉल्यूशन होगा। कैसे? देखिए जैसे आपके पास ये लिखा है 2x + 3y + 5 = 0, ये है। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं,
हमने जैसे ये लिखा, हम इससे ये बेटा लिख सकते हैं 2x इज इक्वल 5 माइनस 5 माइनस 3y, हाँ है ना। दूसरी चीज क्या है, यहां से अगर हम x की वैल्यू चाहेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -5 माइनस 3y अपॉन 2 हो गया। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात देखिए, हम सारी बात करेंगे इसमें। जैसे ये x हो गया, ये आपके पास y हो गया। अगर हम y की वैल्यू 0 ले लें, y की वैल्यू हमने 0 ले ली यहां से, तो ये हो गया -5 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2 हो गया, -5 माइनस 0 अपॉन 2 हो गया, -5 अपॉन 2 हो गया। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -5 अपॉन 2। तो यहां से हमें एक पॉइंट मिल गया, ये मिला -5 अपॉन 2 x की वैल्यू है, तो y की वैल्यू है क्या 0। यही इसका सॉल्यूशन होगा, यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो वही आपसे बोल रहे हैं कि एनी पेयर ऑफ द वैल्यूज, ये पेयर क्या है हमारे पास -5.2, 0, एनी पेयर ऑफ द वैल्यूज of x and y which satisfy the equation ax plus by plus c equal to 0 is called its solution। ठीक है, ये हमने बात कर ली इस पे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पे। अब बेटा इसके आगे जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम उस पे बात कर लेते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, अब इसमें हमें पेयर चाहिए। पेयर कैसे, देखिए ये कहना ये चाह रहे हैं आपसे, अब इसमें हमें पेयर चाहिए। जैसे आपका पेयर कैसे, जैसे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल अगर हमने बात की, जैसे हमारा पहला इक्वेशन ये होता था ax plus by plus c इक्वल टू 0, ये क्या है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इक्वेशन तो एक ही है, अब हमें क्या चाहिए, पेयर चाहिए, दो चाहिए ना। तो हम लिखेंगे a1x plus b1y plus c इक्वल टू 0 या c1 इज इक्वल 0 एंड a2x plus b2y plus c2 इज इक्वल 0। ये आपका क्या हो गया, पेयर हो गया। लीनियर इक्वेशन, लीनियर है दोनों इन टू वेरिएबल, और पेयर क्यों लगा दिया, क्योंकि ये दो इक्वेशन है, इन्हीं को हम कह देंगे लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वही आपका लिखा हुआ है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज सेड टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यही इसकी डेफिनेशन हो गई, है ना। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज सेड टू बी फॉर्म ए सिस्टम ऑफ सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये आपका जो फॉर्म, ये जो पेयर है वही आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका। इसके बाद में इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस हम बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है ए पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, इसमें x और y की मतलब वैल्यू, ए पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y का जो पेयर आएगा उसकी जो वैल्यू है सेटिस्फाई ईच वन ऑफ द इक्वेशंस इन दैट एक्सेल। जो हमारा x y की वैल्यू आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 2,5 आ गया। अब ये जो पेयर है 2,5 इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी ये इसका सॉल्यूशन होगा। वो इसमें ये बोल रहे हैं ए पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग ईच वन, मतलब दोनों को, ऑफ द इक्वेशंस इन x एंड y, जो हमारे x एंड y में दिए गए हैं, इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। वो इस सिस्टम का ये सॉल्यूशन ये कहलाएंगे। जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन होता है, फॉर एग्जांपल यही हम दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म ये मान लेते हैं। जैसे हमने मान लिया हमारे पास है 2x plus 5y minus 9 is equal 0, 3x minus 5y plus 6 is equal 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारी x और y की वैल्यू आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया x is equal आ गया 2 और y is equal आ गया 5, तो ये 2 और 5 का जो पेयर है यही इसका सॉल्यूशन होगा, यही इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, आप इतना नोट कीजिए, इसके बाद हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए इसके बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो आपका है ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इट मींस क्या हुआ, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मींस ax plus by plus c is equal 0। इसका आपको ग्राफ, ये इसका ग्राफ आपको प्लॉटिंग करना है, तो कैसे होगा, वो लिखा है ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हम जरा इससे यूज सीख लेते हैं। क्लास 9 में आपने ये पढ़ा था ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, वो सिंपल था। अब ये टू वेरिएबल में आ गया, इट मींस क्या है, इसमें दो वेरिएबल है आपके पास x और y, है ना। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम फिलहाल वर्किंग रूल, हमने जो अपनी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है वर्किंग रूल, यानी नंबर फर्स्ट क्या है, राइट बाई इन टर्म्स ऑफ x। बाई को हम x के टर्म में लिख लेते हैं। जैसे अब जैसे आपका ये हो गया, तो यहां से अगर आप लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा by इज इक्वल माइनस ax माइनस का c हो गया, ये उस साइड भेजोगे माइनस ax हो गया, c को भेजोगे वहां हो गया माइनस c।
तो बी वाई इक्वल हो गया माइनस ए एक्स माइनस का सी। अगर हम यहाँ से बाई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो माइनस ए एक्स माइनस सी अपॉन का बी हो गया। ऊपर से हमने क्या किया, माइनस चिन्ह को कॉमन ले लिया तो माइनस का ए एक्स प्लस सी अपॉन का बी हो गया। ठीक है, ये बाई की वैल्यू आ गई ना। तो ये लिखा है राइट बाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, दैट इज बाई इक्वल माइनस एक्स प्लस सी अपॉन बी हो गया। हमने बाई को क्या किया, एक्स के टर्म में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे अगले टॉपिक में, क्या अब हम एक्स की कोई वैल्यू लेंगे, एक्स की हम कोई वैल्यू लेंगे, वैसे ही बाई की वैल्यू हमें मिलती जाएंगी। एक्स की हम कोशिश ये करते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर लें, हम ऐसा इंटीजर लें जिससे हमारा बाई की वैल्यू भी इंटीजर आ जाए। आप फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, दैट इज नो प्रॉब्लम, बट हम ऐसे लेते हैं हमारी कैलकुलेशन को देखते हुए थोड़ा सा सिंप्लीफाई जैसे करें तो हमारे लिए वो चीज आसान हो जाए। तो वही आप पे लिखा हुआ है टेक एनी वैल्यू अल्फा ऑफ एक्स। ऐसा नहीं आप कुछ भी ले सकते हैं, आप कुछ भी, प्लस में माइनस में फ्रैक्शन में। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेक एनी वैल्यू अल्फा ऑफ एक्स। हमने मान लिया एक्स की हमने कोई वैल्यू अल्फा ले ली, एक्स की वैल्यू 2 3 4 5.2 6.2 -9 एक्स वाई है। तो टेक एनी वैल्यू ऑफ अल्फा 1 ऑफ एक्स एंड फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू बीटा 1। अगर हम बेटा x की वैल्यू हमने अल्फा ले ली तो हम मान लेते हैं कि y की वैल्यू हमें बीटा मिल गई है। अगर हम x की वैल्यू यहाँ अल्फा रखी हमने, फॉर एग्जांपल 2 रखा और y की वैल्यू अगर 3 मिल गई है तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा 2,3 मींस x, y के जो कोऑर्डिनेट आएंगे आपके पास, अगर आपने x की वैल्यू 2 रखी फॉर एग्जांपल और y की वैल्यू आपके पास आ गई 3, तो हमारे पास जो पेयर आएगा, जो वैल्यू आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा वो 2,3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 3 होगी। तो वही आपसे कह रहे हैं टेक एनी वैल्यू अल्फा 1 ऑफ x। हमने x की कोई अल्फा 1 वैल्यू ले ली, कोई ले ली अल्फा 1 एंड फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू बीटा 1 और y, और उसके बाद हमने क्या किया, y की कोई मतलब और इसके करस्पॉन्डिंग जो है y की बीटा 1 वैल्यू हमें मिल गई। अल्फा 1 रखा, x की वैल्यू रखी, कोई सी ले ली तो y की वैल्यू हमें आ गई। भाई x की जैसे हम फॉर एग्जांपल हमने 0 रखा तो y की वैल्यू आएगी माइनस c अपॉन b। अगर हम x की वैल्यू बेटा 1 लेंगे तो माइनस का a प्लस c अपॉन b आएगा। अगर हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो माइनस 2a प्लस c अपॉन b आएगा। अगर हम x की वैल्यू माइनस का 5 लेंगे तो माइनस माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आगे आएगा, माइनस 5a प्लस c अपॉन b आएगा। व्हाटएवर, हम कोई सी भी वैल्यू x की ले सकते हैं। तो हमने इसमें इन्होंने ये कहा है टेक एनी वैल्यू अल्फा 1 ऑफ x एंड फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू बीटा 1 ऑफ y, है ना। सो अल्फा 1 बीटा 1 जैसे हमने आपसे बताया 2 रखा x और y की वैल्यू में 3 मिल गई तो 2,3 इसका एक सॉल्यूशन हो गया। तो वही आपसे कह रहे हैं सो अल्फा 1 बीटा 1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन। तो हमें क्या मिला कि अल्फा 1 बीटा 1 जो क्या है उस लाइन के कोऑर्डिनेट है। देखिए हमेशा ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वे हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लाइन, इससे आपको लाइन ही मिलेगी। तो उस लाइन के कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं हो गए आपके। टेक एनी वैल्यू अल्फा 1 ऑफ x एंड फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू बीटा 1 ऑफ y। सो अल्फा 1 बीटा 1 ये वाली वैल्यू आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन। सिमिलरली उस जो लाइन है वो हमारी ये वाली लाइन है, इस पर ये कहीं ये कोऑर्डिनेट आपके हो गए अल्फा 1 बीटा 1। देखिए पहली बात, इस लाइन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। भाई अगर आपने x की वैल्यू 1 रखी तो ये मिला, 2 रखी तो आपका ये हो सकता है, -2 रखेंगे ये, देयर आर मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना। तो लिखा है सो अल्फा 1 बीटा 1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन। इस लाइन पे कहीं पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट आपके होगा। उसके बाद सिमिलरली फाइंड वन मोर पॉइंट अल्फा 2 बीटा 2। जैसे हमने पहले x की वैल्यू 2 रखी, अब की बार हम 4 देख लेते हैं। तो रख के कुछ भी ले लें, -2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 4.5 ले लें। तो अगर हम डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो आपका डिफरेंट कोऑर्डिनेट मिलेगा, पॉइंट आपको मिलेगा। तो उस पॉइंट का हमने नाम दे दिया अल्फा 2 बीटा 2, अल्फा 2 बीटा 2। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 2 रखा था तो y की वैल्यू आ गई 3, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 2,3। अल्फा 1 बीटा 1 की वैल्यू आ गई 2,3। अब हमने जैसे अल्फा 2 की वैल्यू फॉर एग्जांपल दूसरे वाले केसेस में अगर हमने -2 रखा, -1 रखा, -5 रखा और y की वैल्यू आपके पास 11 मिल गई, व्हाटएवर जो भी है, तो दूसरा जो पॉइंट हमारा अल्फा 2 बीटा 2 होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे -5,11, व्हाटएवर जो भी सॉल्व करने के बाद आए, तो वो अल्फा 2 बीटा 2 हो गया। उसके बाद ये फिर ये क्या बोल रहे थे कि हमने एक नोट लिखा है, ये नोट है आपका, एक पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सके तो फॉर सिंपलिसिटी टेक सच वैल्यूज ऑफ x इन इंटीजर सो दैट द वैल्यू ऑफ y इज आल्सो एन इंटीजर। हम अगर कोशिश हमारी हो सके तो सिंपलिसिटी सिंपल करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम ये कर लेते हैं बेटा x की कोई इंटीजर वैल्यू हम ले लेते हैं, वही इसमें लिखा हुआ है। इफ पॉसिबल फॉर सिंपलिसिटी टेक सच वैल्यू ऑफ x इन इंटीजर्स,
हम x की कोई हम फ्रैक्शन की बजाय अगर इंटीजर्स को ले लें जिससे हमें y की वैल्यू एक इंटीजर में ही मिल जाए। टेक सच वैल्यूज ऑफ x, इस टाइप की वैल्यू लेंगे x की इन इंटीजर सो दैट द वैल्यू ऑफ y इज आल्सो एन इंटीजर, जिससे हमें y की वैल्यू इंटीजर ही मिल जाए, है ना। ऐसा हम कोशिश कर लेते हैं, ये हमारा नोट दिस पॉइंट है। उसके बाद बेटा फिर क्या लिखेंगे, प्लॉट द पॉइंट्स अल्फा 1, बीटा 2 एंड अल्फा 2, बीटा 2 ऑन द ग्राफ पेपर। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास अल्फा 1, बीटा 1, अल्फा 2, बीटा 2, अल्फा 3, बीटा 3 वटएवर जो भी है, आप मोर देन 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं, दैट इज नो प्रॉब्लम, है ना। 2 या 2 से ज्यादा भी पॉइंट आप ले सकते हैं। तो वही है इसमें, प्लॉट दी पॉइंट्स अल्फा 1, बीटा 1 एंड अल्फा 2, बीटा 2 ऑन द ग्राफ पेपर। हमने ग्राफ पेपर पर इसको प्लॉटिंग कर लिया। उसके बाद अगला जो पॉइंट है फिर क्या लिखेंगे, जॉइन दीज पॉइंट्स टू हैव ए लाइन। इन दोनों जो पॉइंट आपके अल्फा 1, बीटा 1, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी लाइन थी ग्राफ पेपर पर, जैसे आपने अल्फा 1, बीटा 1 आपके पास ये हो गया, अल्फा 2, बीटा 2 ये हो गया, तो हमने क्या किया, दोनों को जॉइन कर दिया। वो लिखा है जॉइन दीज 2 पॉइंट्स टू हैव ए लाइन, एक लाइन के लिए ये हमने दोनों पॉइंट को जॉइन कर दिया। इसके कोऑर्डिनेट a हैं, ये b है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा 1, बीटा 1, इसके कोऑर्डिनेट है अल्फा 2, बीटा 2 हो गए। लिखा है जॉइन दीज 2 पॉइंट्स टू हैव ए लाइन, द लाइन thus obtained, इस प्रकार की जो लाइन हमें मिलती है, इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये जो हमारा इक्वेशन है उसका रिक्वायर्ड ग्राफ होता है। यही आपका वर्किंग रूल हो गया, ठीक है ना। ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब ax + by + c = 0 का ये हमारा वर्किंग रूल हो गया। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम एक काम वर्क कर लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं आपसे। जैसे हम आपसे अगर ये कहें फॉर एग्जांपल, अगर हम आपसे ये कहें जैसे 3x - 2y + 6 = 0 हो गया। भाई ये भी इक्वेशन इसी फॉर्म का तो है ना, ax + by + c = 0। ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में है। तो अगर हम इसकी ग्राफिंग करना चाहें, इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो कैसे होगा, आप देख लीजिए। हमने आपसे क्या कहा कि पहले ऐसे x को पहले y को लिखेंगे, है ना, y को एक्सटेंड, तो हम इसे बेटा लिख सकते हैं 3x + 6 = 2y हो गया। हमने y को यहाँ पे भी भेज दिया। अब यहाँ से y की वैल्यू आ गया, यानी 2y = आ गया 3x + 6 आ गया। अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो 3x + 6/2 आ जाएगा आपके पास, आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक टेबल टाइप की बना लेते हैं। यहाँ पे ये आपके पास ये x है, ये आपके पास y है। अगर हमने फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 0 ले ली, x की वैल्यू 0 ले ली, तो क्या आएगा 3 × 0 दैट इज 0 + 6/2 दैट इज 3 आ गया। अब अगर हमने क्या किया बेटा, हमारे पास ये आया हुआ है y = 3x + 6/2 है आपके पास। अगर हमने y की वैल्यू 0 ले ली, अब अगर हम y की वैल्यू, तो सिंपल है, ये दो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। x की 0 कर लो तो y की आ जाएगी, y की 0 कर लो x की, तो दोनों पॉइंट्स को मिलना बड़ा सिंपल बात है। तो हमने क्या किया, y की वैल्यू 0 ले ली, 0 = आ जाएगा 3x + 6/2 हो गया, या 3x + 6 यहाँ से जी बेटा आ जाएगा 3x + 6 = 0 हो गया, 3x - 6 हो गया, x - 6/3 दैट इज -2 हो गया। ये 2 पॉइंट आ गए आपके पास। और भी आप निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे अगर हम x की वैल्यू फॉर एग्जांपल इसमें 1 रखें, अगर हमने x की वैल्यू ले ली, इसमें 1 ले ली, तो क्या आएगा बेटा 3 × 1 + 6 दैट इज, यही तो आएगा 3 × 1 + 6/2, 3 बन जा 3 और 6 9/2, तो ये आपका आ जाएगा 4.5। ये आपका आ गया। अब देखिए ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये -x है और ये आपका y डैश हो गया। ये ओरिजिन है। ये पहला पॉइंट आपके पास है क्या 0, अब देखिए जरा इसको, जैसे ये था आपका, है ना, ये -1 -2 अप टू so on आगे भी जाएगा, है ना। ये आपका हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, -1 -2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, x y z। x की वैल्यू 0 है तो y की 3 है, यानी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 हो गया। एक पॉइंट आपका ये हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,3। दूसरा क्या है, x की वैल्यू -2 है तो y की 0 है। अगर x की वैल्यू -2 है तो y की 0 है। ये हो गया, दोनों पॉइंट को
मिला देंगे, ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यही आपका ये लाइन का इक्वेशन हो गया 3x - 2y + 6 इज इक्वल 0। ये दो सॉल्यूशन तो गए। अब इस लाइन पर कितने भी पॉइंट लें हम सब इसी लाइन पर आपके वेरीफाई करेंगे आपके। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने x की वैल्यू 1 ले ली, तो y की वैल्यू कहाँ जा रही है? 4.5 पे जा रही है। अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे बेटा तो y की वैल्यू 4.5 पे जाएगी। इट मींस यहाँ से कहीं ऊपर आपका आएगा, करेगा सब इसी पे लगेगा। तो ये इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफिंग हो गई इसकी। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं इसके बाद। तो अब हम यहाँ इस लाइन से पहुंचे कहाँ तक, यानी कंक्लूजन हमारा आया क्या? हमारा कंक्लूजन आया क्या है? जैसे ये लाइन आपकी ये मिल गई है, ये आपके पॉइंट था, एक आपका पॉइंट इसमें ये हो गया। कुछ भी हो सकता है, लाइन आपको ऐसी भी आ सकती है, ऐसी भी आ सकती है, ऐसी भी आ सकती है, ऐसी भी जा सकती है, व्हाटएवर जो भी है आपकी, मतलब लाइन आपकी कहीं भी आपकी एक्स वाई प्लेन में कहीं भी जा सकती है। ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई डैश हो गया। अभी लाइन आपकी ये गई थी, आपकी ये वाली, इसका इक्वेशन था आपके पास 3x - 2y + 6 इज इक्वल 0 हो गया बेटा। अब देखिए फिर हम लिखा है thus we can say that number 1 point the equation ax + by + c is equal 0 has infinite number of solution। वेरी गुड। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये वर्ड इसलिए बोला गया है, आपने x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 2, 3, 4, जैसे जैसे x की वैल्यू लेते जाएंगे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब आप कहीं कि सर हम कितने ले लें? इनफाइनाइट, आप फ्री हो, कोई सा भी वैल्यू, कितनी भी वैल्यू आप ले सकते हो x की, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि the equation ax + by + c = 0 मींस ये वाला। भाई ये क्या है? ये आपका ax + by + c = 0 के फॉर्म में तो है ना। the equation ax + by + c = 0 has infinite number of solution। नंबर 1 पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? the graph of the equation ax + by + c = 0 is a straight line। यानी ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ax + by + c = 0 का जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा, है ना। जो आपकी थर्ड पॉइंट हो गया वो क्या है? ए पॉइंट α1, β1, ए पॉइंट α β लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये इसी में लाइक करेगा, दैट इज ऑन ए ग्राफ ऑफ द ax + by + c = 0। या तो इस लाइन पे करेगा या इस ग्राफ पे, एक ही बात है। इफ एंड ओनली इफ, ये कब करेगा? इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ax + by + c = 0 मींस क्या है? कोई भी पॉइंट इस ग्राफ पर, कोई भी पॉइंट इस लाइन पर जब ही सेटिस्फाई करेगा जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बात को समझ पा रहे हो आप? कोई भी पॉइंट हमारा जो है, कोई भी पॉइंट हमारा इस लाइन पर, इस इक्वेशन पर, इस ग्राफ पर जब ही सेटिस्फाई करेगा जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ये करेगा। ठीक, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। A point α, β lies on a straight line, that is on a graph of ax + by + c = 0 if and only if it satisfy the equation ax + by + c = 0। ये आपकी बात हो गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये जो आपका फोर्थ वाला पॉइंट है, all the points that lie on the graph of ax + by + c = 0। all the points, भाई हो सकता है आपको पॉइंट यहाँ मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, हमने आपसे कहा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप इसमें पाएंगे। इस लाइन पे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो वो इसमें कह रहा है all the points that lie on the graph of ax + by + c = 0 give its solution। जितने भी पॉइंट इस ग्राफ पर लाई करेंगे वो सारे के सारे इसको सॉल्यूशन देंगे। इस लाइन पर, इस ग्राफ पर जितने भी पॉइंट हमें मिलेंगे, जितने भी पॉइंट हम पाएंगे वो सारे के सारे इस लाइन के, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। और उसके बाद जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ओनली 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए केवल हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, मिले कितने भी, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 वैल्यू तो आप फाइंड आउट करेंगे उस लाइन को ड्रॉ कर। जैसे हमने इसमें इससे पहले वाले में 2 ली थी वैल्यू, एक ये वाली ली, एक ये वाली ली। उसके बाद में आप कितनी भी लेंगे सब इस लाइन पे ही आएगा, है ना। इसी चीज अब क्या है, अब जैसे अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे ये कहें ax + by + c = 0 है, अगर उसमें एक ही वैल्यू, वैसे हम कंडीशन ये लगाते हैं, ये बेटा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जब ही रिप्रेजेंट करेगा, ये इक्वेशन जब करेगा वेयर a is not equal to 0 and b is not equal to 0, ये कंडीशन हमने आपको लिखाई थी उस समय। अब आप कहेंगे सर अगर ये ना हो 0 तो, फॉर एग्जांपल अगर a = 0 हो गया, a = 0 इट मींस ये टर्म सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो इन दैट केस अगर ये 0 हो जाएगा तो इन दैट केस आपकी इक्वेशन आएगी b by + c =
0, बी वाई इज इक्वल माइनस सी, बाई इज इक्वल माइनस सी अपॉन बी आ गया। बाई इज इक्वल माइनस सी अपॉन बी कहाँ आएगा, बाई इज इक्वल माइनस, बाई की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, यहाँ आपकी होती है, तो ये आपका आ गया। यानी कि तब उस कंडीशन में ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। नहीं समझ में आया? फिर देखिए ax plus by plus c equal to 0 where a is not equal to 0 and b is not equal to 0। ये ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम a b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा उस कंडीशन में उस कंडीशन में ये हमारा, अगर हम a की और b की वैल्यू 0 कर देंगे तो टू वेरिएबल फिर ये नहीं रहेगा। तो होता क्या है उस स्थिति में, ये होता है अगर हमने फॉर एग्जांपल a की वैल्यू 0 मान ली तो a की वैल्यू 0 लेंगे तो इसका मतलब ये जो टर्म है वो हमारा 0 हो जाएगा। तब हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ जाएगा बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया। इट मींस बी बाई इज इक्वल माइनस का सी हो गया। इट मींस बाई इज इक्वल माइनस सी अपॉन बी आ गया। बाई की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, बाई डैश पे होती है, तो ये आपका आ गया। तो इट मींस क्या हुआ, जब ग्राफ उस कंडीशन में ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, उस कंडीशन में ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। देखिए ये पॉइंट है थोड़ा सा अलग से है, लेकिन बता इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है, a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, होता क्यों है? अब अगर दूसरा पॉइंट जैसे इस पे काम हो गया, अब हम इस पे बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास b इज इक्वल 0 है, एट दैट टाइम द इक्वेशन विल कम, फिर ऐसे आ जाएगी ax प्लस b हमारा हो गया 0, तो ये टर्म हमारा हो जाएगा 0 प्लस c इक्वल टू 0 मींस ax प्लस c इज इक्वल 0 मींस ax इज इक्वल माइनस c मींस x इज इक्वल माइनस c अपॉन a। ये आपका हो गया। अब x की वैल्यू माइनस c अपॉन a आ गई। x की वैल्यू माइनस c अपॉन a होती कब है, x डैश पे होगी, इधर सारे के सारे होते हैं पॉजिटिव, इधर जितनी भी x की वैल्यू होती है इधर होती है पॉजिटिव, इधर ऑल वैल्यूज ऑफ x नेगेटिव। तो x की वैल्यू माइनस c अपॉन a कहीं यहाँ पे आएगा, तो ये जब आएगा इसका मतलब अब जो ग्राफ है वो हमारा y एक्सिस के पैरेलल हो गया। इन दैट केस होगा क्या, व्हेन b इज इक्वल 0, इन दैट केस ग्राफ विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। उस समय ग्राफ हमारा y एक्सिस के पैरेलल होगा, है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट थे। और उसके बाद इसे आप नोट कीजिएगा, इसके बाद फिर हम आगे बात करें। देखिए उसी के हम आगे बात कर लेते हैं इसमें। जैसे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, या मतलब ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की बात करें तो लीनियर, ये हम पहले बता चुके हैं आपको ओरली, द लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म a1x plus b1y plus c1 is equal 0, the linear equation of the form a1x plus b1y plus c1 is equal 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal 0 where a1 a2 b1 b2 and c1 c2 are real numbers are called a pair of linear equation into variable। मतलब क्या है, अगर आपसे कोई ये पूछे ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो आप क्या, तो आप बोलेंगे a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 where a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are रियल नंबर्स हो गया। अब मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, अब इनके मेथड क्या है। अब ये जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये और ये, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड क्या है, तो वही लिखा है हमने, एक चार टाइप का तैयार किया है। मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। नंबर फर्स्ट है ग्राफिकली मेथड, इस पे हम अभी बात करेंगे इसके आगे। नंबर फर्स्ट है ग्राफिकल, नंबर फर्स्ट आपका हो गया ग्राफिकल मेथड और नंबर दूसरा हो गया अलजेब्रिक मेथड। नंबर फर्स्ट आपका हो गया मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब हमारे पास अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक पेयर है a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, ये हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इनको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। जैसे पहला मेथड क्या हो गया, ग्राफिकल मेथड हो गया, इस पर हम अभी बात करेंगे इसके आगे। उसके बाद है अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड में आप क्या पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, और उसी का एक फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया, डिड्यूसिबल मेथड हो गया। यानी कि बात क्या है, जो हमारे अलजेब्रिक मेथड हैं उसमें जो 3 टाइप्स के हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, और उसी का हमने एक फॉर्म तैयार कर लिया रिड्यूसिबल मेथड, यानी कि रिड्यूस कर लेंगे हम फॉर्म को, उसको लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को, है ना। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड पे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए हम आगे बात करते हैं इसमें, अपने ग्राफिकल मेथड पे बात करेंगे। ग्राफिकल मेथड में हम बात कर रहे हैं, उसमें आपका ये लिखा हुआ है
The graph of a pair of linear equations into variable is represented by two lines. The graph of a pair of linear equations. पेयर की बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो हमने आपसे इससे पहले वाले टॉपिक में ये कहा है देखिए, the graph of a pair of linear equations into variables is represented by two lines. कैसे? वो आपका ये है, जैसे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है हमेशा लाइन को रिप्रेजेंट करता है. क्योंकि पेयर की बात कर रहे हैं इसलिए आपकी दो लाइन पे बात हो रही है इसमें, इसलिए आपकी दो लाइन, क्योंकि पेयर की बात कर रहे हैं ना, इसलिए टू लाइंस पे हम बात कर रहे हैं आपसे. तो वही आपसे कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइंस. ठीक है, दो लाइंस हम रिप्रेजेंट करें. जैसे फर्स्ट इफ द लाइन, अब इसमें कुछ कंडीशन है, कुछ इसके जो रियल टाइम है वो आप देख लीजिएगा. इफ द लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन दैट पॉइंट गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन. अगर हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे बेटा, तो दोनों जो लाइन वो हमारी हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी आपकी एक पॉइंट पर, यानी कि एक लाइन ये होगी एक ही, तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन देगा. ओनली वन पॉइंट दैट इज यूनिक सॉल्यूशन. वही आप, यानी कि जो लाइन है वो एक दूसरे को ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट, द लाइंस आर इंटरसेक्ट, द टू लाइंस आर इंटरसेक्ट each other at only one point, that is unique solution. So if the lines intersect at a point, then that point gives the unique solution of the two equations, दोनों equation का. In this case, the pair of equations is consistent. ये बड़ा important point है. In this case, the pair of equations is consistent. Consistent कब होगा? जब अब consistent inconsistent की definition है. Consistent का मतलब होता है कि equations हमारे कम से कम one solution दें. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे कम से कम वन सॉल्यूशन देना चाहिए, एट लीस्ट वन सॉल्यूशन. कंसिस्टेंट हो गया, कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे इनकंसिस्टेंट होगा आपको. तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं. इफ द लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन दैट पॉइंट गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशन. इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. मतलब क्या होगा, हमारी अगर लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे को वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इन दैट केस lines give us unique solution, that is unique solution होगा, है ना ये. और उस केस में क्या होगा, the equation is consistent. in this case the pair of equation is consistent होगा, है ना. ठीक, इस पे बात होगी. आगे हम बात कर लेते हैं इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपसे दूसरा पॉइंट क्या है. पहला वाला पॉइंट क्या था कि दोनों लाइनें एक दूसरे को वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, जो भी इसका पॉइंट होगा वही इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब वन सॉल्यूशन होगा इसका ओनली, इसके ज़्यादा नहीं होगा. दूसरी चीज हम क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या, इफ द लाइंस कोइंसाइड दैट इज वन लाइन ओवरलैप्स द अदर लाइन. एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड, मतलब एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इसके ऊपर ये होगा तो ये कोइंसाइड होगा. वो इसमें लिखा हुआ है if the lines coincide that is one line overlaps the other line, then there are infinitely many solution. तो then there are infinitely many solution. एक लाइन ये है उसके ऊपर एक लाइन ये है, तो in that case क्या होगा, there are infinitely many solution, बहुत सारे solution आएंगे. In this case the pair of equations is consistent, that is dependent भी बोल सकते हैं उसको. In this case क्या होगा, the equation is consistent होगा. आपको मैंने consistent के लिए definition बताई थी, कम से कम वन solution मिलना चाहिए, और इसमें तो आपका infinitely आ रहा है, infinitely many solution. क्यों? क्योंकि लाइन हमारी coincides हैं, संपाती जिसे हिंदी में बोलते हैं, एक के ऊपर एक लाइन है. मालूम ही नहीं दिखेगी एक केवल, लेकिन है ये सचुएशन लाइन की ये होगी आपकी. तो ये आपका हो गया, if the lines coincides that is one line overlaps the other line, then they are infinite many solution. Then they are infinitely many solution. हम पूछेंगे आपसे infinitely many solution कब होगा, तो आप क्या कहेंगे, lines are coincides. When two lines are coincides, that is they overlap to each other. ये आपका हो गया. In the फिर लिखा है in this case the pair of equations is dependent, that is consistent हो जाएगा. अब हम थर्ड पॉइंट पे बात कर लेते हैं. If the lines are parallel, अब parallel line होगी तब क्या होगा. If the parallel line का मतलब कंडीशन ये आपकी होगी, क्या ये लाइन कभी जीवन में कभी भी कहीं एक दूसरे को काटेंगे क्या, नहीं कट करेंगे क्या, नहीं करेंगे. तो जब अब ये इनके बीच की डिस्टेंस युक्त, जैसे एक पॉइंट ये हो गया एक ये हो गया, इन दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन का जो पॉइंट जिनके बीच का है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगा. ये एक दूसरे को कभी कट करेंगे नहीं. जब कट नहीं करेंगे तब क्या होगा, इफ द लाइंस आर पैरेलल दैट इज टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट.
ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, देन द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। इन दैट केस क्या होगा, हमारी लाइंस हमारा इक्वेशन कोई सॉल्यूशन नहीं देंगी, क्योंकि जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही थी तो हमारी सॉल्यूशन ये देगी नहीं। रेल की पटरी हो गई, जब रेल की पटरियां होती हैं उनके बीच की डिस्टेंस आप कहीं जाइए, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, आगरा, कोलकाता, कहीं भी आप जाओ, अगर ट्रेन ट्रैक पर जा रहे हो उनके बीच की डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो वही कह रहे हैं, इफ द लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइन ये पैरेलल हैं, दैट इज टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट, that is two lines will not intersect, then the pair of equations has no solution। उस समय क्या होगा, जब लाइन हमारी पैरेलल होंगी तब हमारा नो सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन। ये कब देगा, जब लाइंस आर पैरेलल होंगी। In this case the pair of equations is inconsistent। अब यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है inconsistent। हमने आपसे पहले ही कहा था consistent, inconsistent के लिए inconsistent होता क्या है, जब आपकी pair of equations कोई सॉल्यूशन ना दे तब हम inconsistent पे बात करते हैं, है ना। अब देखिए मतलब हमने क्या बताया, पहला वाला पॉइंट क्या बताया, जब लाइन इंटरसेक्ट करें दैट इज ओनली वन, गिव ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज, ये आप बोल देते थे यूनिक सॉल्यूशन। हम कहना ये जा रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वन पॉइंट पे तो वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी दोनों लाइन से केवल वन सॉल्यूशन, जब हमें वी गेट ओनली वन सॉल्यूशन, इन दैट केस यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा केस क्या है, द लाइंस आर कोइंसाइड्स। अगर लाइन कोइंसाइड्स है मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर ये ओवरलैप कर रही है तो देयर आर मेनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। इन दैट केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट हमने बात आपसे कर ली, तो इन दैट केस क्या होगा, पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट होगा। थर्ड वाला जो पॉइंट हमारा है वो क्या है, इफ द लाइंस आर पैरेलल, अगर दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है, जब पैरेलल होंगी तो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, जब इंटरसेक्ट नहीं करी तो हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो वो लिखा हुआ है, if the lines are parallel, that is two lines will not intersect, then the pair of equations has no solution। और जब no solution पे बात आती है तो in this case the pair of equations is inconsistent होगा, है ना। अब देख लीजिए consistent inconsistent की डेफिनेशन क्या है, अब इस पे बात करें। देखिए ये जैसे लिखा है consistent system, consistent system की हम बात कर रहे हैं बेटा, a system of simultaneous linear equations is said to be consistent if it has at least one solution। मतलब क्या है, consistent system किसको कहते हैं, a system of simultaneous linear equations, दो हमारे linear equations हैं, is said to be consistent। वो कब कहलाएंगे, जब it has at least one solution, कम से कम एक solution देंगे। तो consistent हमारा पहले वाले केस में भी था, दूसरे वाले केस में, यानी कि line intersect only one point तब भी consistent था, और consistent था, और the lines are coincide तब भी consistent था। वही इसमें कह रहे हैं कि a system of simultaneous linear equation is said to be consistent if it has at least one solution, कम से कम एक solution हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दिया कि x equal to 2 y equal to 1 is the solution of linear equations 2x plus 3y is equal to 7। जैसे ये आपका लिखा था, जैसे ये है आपके पास, जैसे इन्होंने एग्जांपल ये दिया है 2x plus 3y is equal 7 and 2x minus 3y is equal 3 हो गया। ये कह रहे हैं x equal to 2 and y equal to 1 is the solution of linear equations 2x plus 3y equal to 7 and 2x minus y equal to 3। अब जरा इसमें पुट करके देखते हैं, x equal to 2 और y equal to 1 क्या दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। LHS में अगर हमने डाला x equal to 2 डालेंगे हम तो 2 into 2 प्लस का 3 into y वैल्यू 1 है, 2 2 जा 4 plus 3 equal to 7 आ गया RHS। अब हम इस वाली इक्वेशन में LHS पे बात कर लेते हैं। LHS में ये है आपके पास 2x माइनस का 3y है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 1, 2 2 जा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आएगा इसमें, ये 1 हो गया, आप हो सकता है ना। तो ये हो गया। तो अब क्या है कि ये जो वैल्यूज हैं वो हमारे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए तो x equal to 2 y equal to 1 is the solution of linear equations 2x plus 3y equal to 7 and 2x minus y equal to 1। So these linear equations are consistent। तो हमारे ये जो linear equations हैं वो हमारे consistent हो गए। अब हम inconsistent पे बात कर लेते हैं। कैसे लिखा हुआ है, a system of simultaneous linear equations is said to be inconsistent। A system of simultaneous linear equations is said to be inconsistent if it has no solution।
if it has no solution. For example, the system of linear equations x plus 3y is equal 4 and 3x plus 9y equal to 15 has no solution. So these linear equations are inconsistent. मतलब क्या है, हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हों, मतलब ये कब होगा, ये जब होगा जब दोनों लाइन पैरेलल हो। जब दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, इन दिस केस द लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट एनीवेयर। ये लाइन कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कभी भी नहीं काटती हैं। जब नहीं काटेंगी तो सॉल्यूशन देंगे नहीं, सॉल्यूशन देंगे नहीं, इन दैट केस हमारा सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये हमारे चैप्टर 3 जो हमारा लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसका आज ये फर्स्ट लेक्चर था। दैट इज हमारा ऑल ओवर तो लेक्चर 6 है, बट इस चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक फंडामेंटल था। अगले वाले लेक्चर पे हम एक्सरसाइज पे बात करेंगे। ये आप बहुत ढंग से फेयरली कॉपी पे नोट करिए, बार बार इसे पढ़ने की कोशिश करिए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।